बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जियोग्राफी की आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, खास करके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक जियोग्राफी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो उसके लिए खास करके जो जियोग्राफी का पेपर होता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके लिए आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेटर अंदाज में आपको बताएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय हो या चूंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में थर्ड सेमेस्टर में ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी संकलित है, बाकी विश्वविद्यालयों में फोर्थ सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं किसी भी कॉलेज से, तो आप इस क्लास को जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है, बताएं। आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है बेटा? तो आर्थिक भूगोल जो है भौतिक भूगोल की शाखा नहीं। देखिए, भूगोल को दो भागों में बांटते हैं, एक मानव भूगोल, एक भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में जैसे जलवायु विज्ञान हो गया, जैसे कि समुद्र विज्ञान हो गया, जैसे कि आपका और भी तमाम प्रकार का जो चीज़ें होती है, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। समुद्र विज्ञान, वायुमंडल के बारे में, जल मंडल, स्थल मंडल के बारे में आपको जानना होता है। दूसरा जो मानव भूगोल होती है, भूगोल की शाखा, मानव भूगोल में आपको जैसे जनसंख्या के बारे में जानना होता है, मनुष्य कैसे अधिवास यानी उसका जो कैसे रहता है, जनजाति प्रजाति, इन सभी का अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो मानव भूगोल में ही उसके मानव किस तरीके से अपने व्यवसाय को करता है, किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, किस तरीके से वह अपना व्यवसाय करता है, तो वो सब व्यवसाय वाला जो चीज़ होता है वो सब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाता है, जो मानव भूगोल का ही एक पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव भूगोल की एक शाखा है कौन? आर्थिक भूगोल। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न है आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या शामिल है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल है भूतल के संसाधन का मूल्यांकन, आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का विश्लेषण और आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण। ये सब जो होता है आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल है। करेक्ट आंसर आप लगा दीजिएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक भूगोल का जो स्कोप होता है, विषय क्षेत्र होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, उसमें हम भूतल का जो संसाधन, संसाधन माने क्या होता है, जो हमको प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं, और जैसे कि कोयला हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, या तमाम प्रकार के, और तांबा जस्ता टिन से लेकर के सब कुछ, टाइटोनियम वैनेडियम क्रोमियम, तमाम प्रकार के जो है अभ्रक वगैरह से लेकर के चांदी वानी तक, सब ये सब आपके संसाधन है, ठीक है। तो जल संसाधन है, वायु संसाधन है, मृदा संसाधन है, तमाम प्रकार के संसाधन हैं। तो उन संसाधनों का मूल्यांकन हमको करना सिखाता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता, देखिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आर्थिक क्रियाएं करी जाती है। जैसे आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो मछली पालन वगैरह खूब आपको मिलेगा। लोग बारिश वगैरह होती है, धान की खेती खूब करते हैं, तो मछली चावल खाते हैं। तो वहाँ की एक विशेषता है। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, अब इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश में गेहूँ ज़्यादा बोया जाता है, चावल ज़्यादा बोया जाता है, ठीक है। ऐसे ही दक्षिण भारत में आपको कपास की खेती, चाय पत्ती की खेती आपको अधिक मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मतलब आर्थिक क्रियाएँ जो होती हैं वो स्थान के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग फसलें, अलग-अलग संसाधन होते हैं। तो उन्हीं संसाधन, उन्हीं फसलों में जो क्रियाएँ मनुष्य करता है उसी को आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। तो उसकी स्थानिक भिन्नता, स्थानिक माने होता है विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग प्रकार की भिन्नताएँ होती हैं। तो उन्हीं भिन्नताओं का विश्लेषण यानी एनालिसिस करता है आर्थिक भूगोल। इसके अलावा आर्थिक विकास की योजनाएँ जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हुआ तो उसको, उससे रिलेटेड जो प्लान होता है उसको बनाने के लिए भी आर्थिक भूगोल ही ज़िम्मेदार है। तो यानी कि इन सभी का अध्ययन जो है आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम करते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। शोध को किस आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है, बताएं। शोध को किस आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है बेटा? तो शोध जो होता है ये किस आर्थिक क्रिया में शामिल होता है? शोध जो होता है आपका ये चतुर्थक क्रिया में शामिल होता है। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या शामिल होता है बेटा? प्राथमिक क्रिया जैसे कि आप जो भी कुछ करते हैं पहली, जैसे खेती करना हुआ या फिर कोई जंगल से लकड़ी काटना हुआ, तो ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। फिर जंगल से आप लकड़ी काट काट के मान लेते लाते, उससे आप कुर्सी मेज बनाते तो द्वितीय क्रिया हो गई। अब उस कुर्सी मेज को आप बेचते हैं तो आपका तृतीय क्रिया हो गई। और उसके बाद में जब उसी कुर्सी मेज कुर्सी के हिसाब से या फिर लकड़ी किस तरीके से उस पर शोध करते, उस पर रिसर्च करते, तो वही चतुर्थक क्रिया हो जाती है। संचार वगैरह चतुर्थक क्रिया में आती हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार आपका तृतीय क्रिया में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन से तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या शामिल है बेटा? देखिए, संचार करना हो गया, व्यापार करना हो गया, प्रशासन करना हो गया, ये सब तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। और इससे एक कदम जब आगे बढ़ते हैं, जैसे किसी पर रिसर्च करना हुआ, बहुत ज़्यादा डीपली अध्ययन करना हुआ, वो सब चतुर्थक क्रियाओं में चले जाएंगे। पांचवा प्रश्न आ चुका है, आर्थिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
आर्थिक भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था बेटा? किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ जोम्स नाम के विद्वान ने किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है। आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मर्फी, फेब्रे, एफ जोन्स या मार्शल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का? बिल्कुल एफ जोन्स महोदय ने सबसे पहले आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। अगला प्रश्न, डी विटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का विभाजन कब किया था? डी विटलसी ने कृषि प्रदेशों का विभाजन किया और कब किया, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कब किया था इन्होंने। ठीक है, डी विटलसी ने कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है, तो वही पूछा जा रहा है कि कब किया है। तो कब किया है बेटा? 1936 में इन्होंने किया है, डी विटलसी साहब ने। ठीक है, कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, और कई कृषि प्रदेशों में बांटा है। डी विटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का विभाजन किया, तो कितने भागों में किया है? 13 भागों में किया है। कितने भागों में बेटा? सातवां प्रश्न में पूछा गया है। 13 भागों में, यानी 13 कृषि प्रदेश बताए हैं डी विटलसी ने। ठीक है, डी विटलसी ने 13 प्रकार के कृषि उसमें बताया, कृषि के आधार पर बांटे हैं। जैसे कि आपका पहला होता है, डी विटलसी के अनुसार अगर देखें तो घनी आबादी वाला गहन कृषि क्षेत्र जिसको आप कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, खास करके जो भारत है, चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है, ये पहले कृषि प्रदेश में आता है, जिसमें धान, गेहूँ, जौ, मक्का ये सब खेती होती है। दूसरा कृषि मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा कृषि प्रदेश होता है आपका, दूसरा कृषि प्रदेश होता है सिंचित गहन कृषि क्षेत्र। पाकिस्तान, भारत, मिस्र, नील की घाटी जो होती है, यहाँ सब चावल, गेहूं, गन्ना, कपास होता है। आपका तीसरा होता है आपका पशुपालन आधारित कृषि प्रदेश, जैसे सहारा का हो गया, या अरब का रेगिस्तान, मध्य एशिया का रेगिस्तान, जिसमें ऊँट भेड़ बकरी ये सब पाले जाते हैं और इन सब की खेती होती है। चौथी होती है मिश्रित कृषि जो होती है, जिसमें यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड में जहाँ पर गेहूँ, आलू, पशुपालन सब होता है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि वाला होता है, कनाडा, रूस, यूक्रेन, अमेरिका में। ठीक है, ऐसे उष्णकटिबंधीय बगान कृषि, फिर मक्का वाली कृषि, फिर दुग्ध उत्पादन कृषि, भूमध्यसागरीय कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, ये सब कृषि होती हैं। ठीक है, विश्व जो है विस्तृत पशुपालन हो गया, स्थानांतरणशील कृषि हो गया, नगरीय कृषि है, वन कृषि है, तो तमाम प्रकार के क्षेत्रों में करी जाती है कृषि। तो विश्व के एटलसी मतलब कि जो है उसको कई प्रकारों से बांटा है डी विटलसी ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गहन निर्वाचक कृषि प्रदेश है, तमाम प्रकार के, उसको अभी चर्चा करेंगे तो आप जो है परेशान हो जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे। मेजर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द अर्थ, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रखा है। मेजर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आठवें का? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आठवें का बी ऑप्शन, डी विटलसी ने इस पुस्तक को लिखा है। इसी पुस्तक में इन्होंने पूरा कृषि प्रदेश को बांटा है। डी विटलसी के कृषि प्रदेशों में शामिल है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, बिल्कुल शामिल है। धान प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश शामिल है। भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश, ये तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी 9वें का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है, ये सब पीडीएफ प्राप्त करनी, तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए सभी सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा। आप जो है एक स्कैनर आपके पास भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 9161936062 इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करना और आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो डिजिटल बोर्ड पर इस क्लास को पढ़ाता, लेकिन वहाँ पर थोड़ा चीज़ें छोटी लगने लगती हैं और क्वालिटी उतनी उच्च क्वालिटी की नहीं मिल पाती। मेरा चेहरा केवल दिखता है, बाकी सब चीज़ें बोलता वही हूँ मैं। क्वेश्चंस आपको ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे होंगे, तो इस तरीके से आप देखें। 10वां प्रश्न है, वाणिज्यिक बगाती कृषि में शामिल है। वाणिज्यिक माने होता है बेचने वाली कृषि, बगाती माने होता है जो बागान में लगा करके खेती करी जाती है। ऐसी कृषि जो बागानी होती है, यानी बाग में लगा करके, और जो व्यापारिक यानी कि बेचने के लिए उद्देश्य से करी जाती है, उस कृषि को क्या कहते हैं बेटा? कपास, जूट, चाय, ये सारी कृषि जो ऐसी होती है बगाती कृषि है और व्यापारिक कृषि है। इन सभी कृषि को जो है बाग में बोया जाता है और इसको बेचा जाता है, रुपया कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है, खाने के लिए नहीं। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत में कौन सा कृषि प्रदेश स्थित है? भारत में वाणिज्यिक पशुपालन कृषि प्रदेश, धान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश या वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश? बेसिकली भारत में ये जो है धान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, यहाँ पर जो है ये है ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। धान प्रधान, धान में ज़्यादा होता है, भारत में जरूर धान ज़्यादा होता है।
और यहाँ पर जो है कृषि मतलब दुग्ध उत्पादन, यहाँ पर क्या होता है, निर्वाहक कृषि प्रदेश, यानी कि धान उत्पादन अपने खाने के लिए ही हो जाता है, बेचने के उद्देश्य से नहीं होता। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, फिलीपाइंस में स्थानांतरशील कृषि को क्या कहते हैं? फिलीपींस में स्थानांतरशील कृषि को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्थानांतरशील कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है, बताइए। स्थानांतरशील कृषि को फिलीपींस देश में क्या कहते हैं और विभिन्न देशों में क्या क्या कहते हैं? अलग अलग देशों में स्थानांतरशील कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं, ये बात आप स्थानांतरशील कृषि जानते हैं क्या होती है? जैसे मान लेते हैं आदिवासी समाज या जो पुराने प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जनजाति वगैरह, वही लोग ये कृषि करते हैं। क्या होता क्या है, जैसे जंगल को काटते हैं पहले, फिर उसमें आग लगा देते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके अंदर खेती करते हैं। और जब खेती करने की योग्य भूमि जब तक रहती तब तक करते हैं, और जब भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके किसी अलग स्थान पर जाकर के बसते हैं, फिर वहाँ पर जाकर के पेड़ काटते हैं, जंगल काटते हैं और उसको सफाई करते हैं, काटते हैं, और फिर साफ करके फिर खेती करते हैं। जब तक मिट्टी की उर्वरक क्षमता है तब तक करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इसी कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। स्थान अंतरण, स्थान माने होता है जगह, अंतरण माने होता है परिवर्तन करना। इस कृषि में बार बार जो है जगह परिवर्तित करनी पड़ती है, ठीक है, चूंकि खाद ये सब नहीं डालते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का कोई काम नहीं करते, बस केवल खेती करते। जब तक उपजाऊ है भूमि तब तक करेंगे, नहीं उपजाऊ होगी तो इसे बंद कर देंगे। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा स्थानांतरणशील कृषि। और चूंकि इसमें जंगल को काटा जाता है और जलाया जाता है, इसलिए इसको काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि भारत में आप देखते हैं बेसिकली जो पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, इन सभी में आप देखेंगे तो इसको झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। स्थानांतरशील कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं पूर्वोत्तर भारत में, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में, ठीक है। फिलीपाइंस में अगर देखेंगे बेटा तो फिलीपाइंस में क्या कहते हैं, कैंगीन कहा जाता है, काइगिन कहा जाता है, ठीक है। फिलीपाइंस में काइगिन कहा जाता है, ठीक है। इसमें जंगल जला करके भूमि तैयार की जाती है और धान की प्रमुख फसल बेसिकली फिलीपींस में बोई जाती है। इंडोनेशिया की बात की तो इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। इंडोनेशिया में क्या कहते हैं इसी कृषि को, लदांग कहते हैं, ठीक है। 2-3 साल बाद ये लोग खेत बदला करते हैं इंडोनेशिया में। मलेशिया में इसी को चेना या लदांग कहते हैं, चेना भी कहते हैं, लदांग भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका में आप देखेंगे कांगो में, नाइजीरिया या सूडान वगैरह देशों में इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिल्पा, ठीक है, मिल्पा या मसोले, ऐसे ये सब बोलते हैं, ठीक है। मिल्पा बोलते हैं मध्य अफ्रीका के सभी, मतलब मध्य अमेरिका में भी मिल्पा बोलते हैं, ठीक है। ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है, श्रीलंका में चेना कहा जाता है, थाईलैंड में राय कहा जाता है, वियतनाम में रे कहते हैं, म्यांमार में इसको जो है टाउंग्या कहा जाता है। ऐसे तमाम प्रकार के जो है अलग-अलग स्थानों पर बोला जाता है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 13 नंबर, पृथ्वी पर मिलने वाली प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है क्या कहलाती है? पृथ्वी पर मिलने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो उपयोगी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग कहते हैं संसाधन, ठीक है। संसाधन जो होती है पृथ्वी पर मिलती है और जिस जो हम मनुष्य के लिए उपयोगी होती है वो संसाधन कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, मूर्त संसाधन में शामिल है। मूर्त, मूर्त माने ऐसी संसाधन जो कि आपको दिखाई पड़ते, जिसको आप छू सकते हैं, उन संसाधनों को मूर्त संसाधन कहते हैं। अमूर्त संसाधन वह संसाधन जो दिखता नहीं, आ माने नहीं, मूर्त माने मूर्तता, यानी जो दिखता नहीं उसको अमूर्त संसाधन कहते हैं। तो अमूर्त संसाधन नहीं पूछा गया बल्कि मूर्त पूछा गया है। तो भूमि, भवन और जल ये सब आपको दिखते हैं, इसको आप छू भी सकते हैं। तो ये सब कैसे संसाधन है बेटा? 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये सारे संसाधन आपके मूर्त संसाधनों में आते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से वायु आपका अमूर्त संसाधन है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संसाधनों की आधारभूत संकल्पनाओं में शामिल है। संसाधन केवल एक भौतिक पदार्थ मात्र है, या संसाधन मात्र पूंजी है, या संसाधन गतिशील है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 15वें का, बिल्कुल संसाधन मात्र पूंजी होता है, बिल्कुल। संसाधन केवल एक भौतिक पदार्थ मात्र है, संसाधन गतिशील भी होता है। ये सारी विशेषताएं, संकल्पनाएं संसाधन में शामिल करी जाती है विभिन्न विद्वानों के अनुसार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, संसाधन होते नहीं बल्कि वे बनते हैं, इस वाक्य को किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं या बनाए जाते हैं, इस कथन को कहा था बहुत ही फेमस विद्वान, उनका नाम है प्रोफेसर जिम्मरमैन। उन्होंने इस कथन को कहा था कि संसाधन होते नहीं जबकि बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एकरमैन ने विश्व को कितनी जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है? एकरमैन, एकरमैन की अगर बात की तो इन्होंने कितने बांटा है? 5 संसाधनों में बांटा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें का सी ऑप्शन।
18 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे संसाधनों के वर्गीकरण के आधार हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के आधार हैं उपलब्धता, तत्व और उपयोगिता। ये सब संसाधनों के वर्गीकरण के आधार हैं, यानी कि संसाधनों का बंटवारा संसाधनों के तत्व के आधार पर करते हैं, संसाधन की उपलब्धता के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उपयोगिता के आधार पर भी हम संसाधनों का बंटवारा करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी इसके वर्गीकरण के आधार में शामिल हो सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं कृत्रिम संसाधन। अगला क्वेश्चन आ चुका है 20 नंबर, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन बताएं। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अच्छा, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन की अगर बात की जाए तो वे संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनको नवकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन है, ऊर्जा है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है। नवकरणीय जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जैसे सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा अनंत और स्वच्छ स्रोत है। स्वच्छ स्रोत है जहाँ से कुछ भी आप कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से आप आजकल तो बाइक, मोटरसाइकिल से लेकर के सब कुछ बन रहा है। पवन ऊर्जा हो गई, हवा की गति से चलने वाले टरबाइन बिजली उत्पन्न करते हैं। जल ऊर्जा हो गई, ठीक है, वन हो गया, जैविक संसाधन है, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। और दूसरा होता है एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन जिसको आप बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको आप दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते, जो सीमित मात्रा में है, जो एक बार आप उपयोग कर लें फिर दोबारा वो नहीं मिलने वाले। जैसे कोयला हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज तत्व हो गए, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन है बेटा? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, जैव ईंधन, जैविक संसाधन, वन हो गया, ये सब आपके नवीकरणीय संसाधन है, नवकरणीय संसाधन। जबकि अनवीकरणीय संसाधनों में आप देखते हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज लवण, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर से चांदी हो गया, हीरा हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, और लोहा हो गया। इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनवीकरणीय इनमें से कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है। देखिए पेट्रोल जो है, देखिए ये सब खनिज तत्व हैं, लोहा, हीरा और चांदी, ये सब खनिज तत्व में आ जाते हैं। तो ये सब अलग टाइप के दिख रहे हैं ऑटोमेटिक। पेट्रोल जो होता है बेटा, पेट्रोल जो होता है ये अनवीकरणीय संसाधन है, ये बात आप ध्यान, पेट्रोलियम जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। यह कथन किसका है कि अधिक संसाधन मनुष्य में है ना कि भूमि में? किसने कहा कि अधिक संसाधन मनुष्य में होते हैं ना कि भूमि में होते हैं? इसको कहा था प्रोफेसर जिम्मरमैन ने। 21 नंबर का ए ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है, संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है। संसाधन संरक्षण का क्या तात्पर्य है बेटा? संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधनों का अभीष्ट उपयोग करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संसाधनों का अभीष्ट उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण में शामिल होता है। संसाधन संरक्षण का मतलब ये नहीं होता कि आप संसाधनों का उपयोग ही ना करें, उपयोग करें लेकिन विवेक संबद्ध तरीके से उपयोग करें, जिसको आप सतत सतत विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। यानी कि मनुष्य ऐसा विकास करे संसाधनों का ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का लाभ उठा पाए, ठीक है, यानी अपने उपयोगिता के अनुसार ही उसका उपयोग करें। 23 नंबर प्रश्न, जीवाश्म संसाधन का उदाहरण है। जीवाश्म संसाधन का उदाहरण कौन सा है बेटा? कोयला जो है जीवाश्म संसाधन का उदाहरण है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न, आक्षुण्य या सनातन संसाधन का उदाहरण है। आक्षुण्य या सनातन संसाधन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है ए ऑप्शन, सौर शक्ति, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न आ चुका, वनों के विकास में अत्यंत आवश्यकता होती है। वनों के विकास में अत्यंत आवश्यकता किसकी होती है? आर्द्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, विश्व में मिलने वाले वनों में शामिल हैं। विश्व में जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्णकटिबंधीय संकुल वन। उष्णकटिबंध माने जहाँ गर्मी का इलाका होता है उसको उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जहाँ पर पत्ते झड़ते रहते हैं। शीतोष्णकटिबंध होता है जहाँ पर ठंडी पड़ती है। तो ये सारे वन जो होते हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 26 का जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व में मिलने वाले वनों के प्रकार हैं। विश्व में कई प्रकार के वन मिलते हैं, आपके 6 प्रकार के वन जो है विश्व में आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का विस्तार है। उष्णकटिबंध माने गर्मी वाला इलाका, वर्षा वन यानी जहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है। जैसे कि आप देखते हैं
अमेजन जंगल जो है वो आपका इसी टाइप का जंगल होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये बेटा कहाँ पर स्थित होता है? ये स्थित होता है आपका इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। यानी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके 10 डिग्री ऊपर से 10 डिग्री नीचे तक ये वाला जो एरिया होता है उष्णकटिबंध का एकदम से घना एरिया होता है। यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, हमेशा खूब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे जो लोग पड़ते हैं एकदम करिया-करिया हो जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है खूब ज़्यादा डेली की डेली बारिश होती है, क्योंकि गर्मी खूब पड़ती है, संघनन होता है, तुरंत जो है उड़ करके पानी वही बरस जाता है फटाफट से, ठीक है? अगला क्वेश्चन से 29 नंबर प्रश्न है, मानसूनी वनों का विस्तार है भारत में, थाईलैंड में, मलेशिया में। मानसूनी वनों का विस्तार कहाँ पर आपको मिलेगा? मानसूनी वनों का विस्तार आपको थाईलैंड में भी मिलेगा, भारत में, मलेशिया में, चूंकि ये सब आसपास के ही इलाके हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन 29 नंबर का डी ऑप्शन। 30 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र है? वन माने होता है जंगल कहाँ पर बहुत कम है, इनमें सबसे कम जंगल कहाँ पर है, किस देश में है? बताएं। 30 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल ओशिनिया में सबसे कम जंगल आपको मिलेंगे, बाकी अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में खूब दबा के जंगल पाए जाते हैं। ओशिनिया में बहुत कम जंगल मिलते हैं। अगला क्वेश्चन से 31 नंबर, प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। मत्स्य माने होता है मछली, मछली कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है? बताएं इनमें से, उत्तरी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, या फिर उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, या उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, या उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र। इन चारों में से मछली सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है मछली का? बिल्कुल उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में मछली का उत्पादन खूब होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बैंक क्या होता है? बैंक जैसे कि आपका होता है डागर बैंक से लेकर के और तमाम प्रकार के बैंक हैं। तो बैंक ये वाला बैंक नहीं जहाँ पर पैसा जमा होता है, ये बैंक माने होता है मछली पकड़ने का एरिया। प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों को हम बैंक के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 33 नंबर, मछलियों का प्रमुख भोजन कौन सा है? प्लैंकटन नाम का छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको मछलियां खाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। 33 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए जहाँ पर प्लैंकटन पाए जाते हैं वहीं पर मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। वायु का मतलब गंगा में आप देखते हैं कि जो है प्लैंकटन नाम के जीव जो हैं, मतलब जहाँ पर प्लैंकटन नहीं पाए जाएंगे वहाँ पर मछलियाँ नहीं पाई जाती। प्लैंकटन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों रहती हैं, यानी कि न्यूनतम यानी कि ना ज़्यादा गर्मी पड़े ना ज़्यादा ठंडी पड़े, ऐसे एरिया में प्लैंकटन नाम के जीव पाए जाते हैं। तो मछलियाँ कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी? जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, उन क्षेत्रों में खूब ज़्यादा मछली मिलती हैं। क्यों? चूँकि वहाँ पर मछलियों का भोजन रहता है, और जहाँ पर मछलियों का भोजन रहेगा वहीं पर मछली ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बिल्कुल एल्यूमिनियम किसका अयस्क है बेटा? बॉक्साइट का अयस्क है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला किन चट्टानों में मिलता है? भारत में कोयला की अगर बात की जाए तो कोयला किन चट्टानों में मिलता है बेटा? भारत में कोयला जो होता है वो गोंडवाना लैंड की चट्टानों में मिलता है। गोंडवाना लैंड की चट्टानें दक्षिण भारत की जो है वो चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़ा जो है, वनों को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। बी ऑप्शन 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब प्रश्न परीक्षा में आएंगे। 37 नंबर प्रश्न आ चुका, कृषि का अर्थ क्या है? कृषि का मतलब क्या होता है? भूमि को जोत करके फसल उत्पन्न करना, बिल्कुल राइट आंसर। भूमि से खनन निकालना नहीं, भूमि पर वृक्षारोपण करना नहीं, भूमि को जोत करके फसल उत्पन्न करना, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 37 का। कृषि का मतलब यही होता है। 38 नंबर प्रश्न है, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में शामिल है। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में जलवायु, उच्चावच और मिट्टी तीनों शामिल होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का डी ऑप्शन। उच्चावच आप लोग नहीं जान पाएंगे क्या होता है। उच्चावच माने होता है जैसे कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झील है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर तालाब है। यानी कि पृथ्वी पर आप देखते हैं पृथ्वी एक जैसी नहीं। ऐसे उत्तर प्रदेश और बिहार में मैदानी भाग है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इन सभी इलाकों में आप देखते हैं दक्षिण भारत में पठारी भाग है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का इलाका है। और आप देखें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो यहाँ पर पर्वत वगैरह हैं, ठीक है, कुछ काकड़ पत्थर के मैदान हैं। तो इस तरीके की चीज़, तो यही सब उच्चावच होता है। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न आ चुका है, स्वामित्व के आधार पर कृषि के प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर कृषि का प्रकार, स्वामित्व के आधार पर कृषि का प्रकार जो होता है 3 प्रकार का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएं, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास। विश्व में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पर होता है? 40 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल चाइना में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं होता है, और चाइना के बाद में अगर देखेंगे तो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में चाइना गेहूं में होता है, मतलब कि गेहूं जो है चाइना में होता है। कम से कम आप देखते हैं कि जो है लगभग में 135 से
40 मिलियन टन जो होता है गेहूँ ये उत्पादन होता है, ठीक है। चाइना में खास करके हेनान, सादोंग, हेबई, आनहुई इन सभी इलाकों में पाया जाता है। और सेकंड नंबर पर अपना भारत है, ठीक है। भारत सेकंड नंबर पर है, चाइना फर्स्ट नंबर पर है। भारत में 105 से 110 मिलियन टन उत्पादन होता है, खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के इलाकों में ही जो है गेहूँ खेती अधिक होती है। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका रसिया। रसिया आपका थर्ड नंबर पर है। 90 से 95 मिलियन टन उत्पादन होता है, खास करके बोल्गा का इलाका, जो बोल्गा नदी है उसके इलाके में, उरल और साइबेरिया वाले क्षेत्र में जो है पाया जाता है, गेहूं उत्पादन होता है। फिर इसके बाद में चौथे नंबर पर आपका है आपका अमेरिका, ठीक है। 40 से 50 मिलियन टन उत्पादन होता है, खास करके नॉर्थ डकोटा वाले क्षेत्र में, नेब्रास्का वाले इलाकों में, कैंसस इलाका जो है अमेरिका का, वहाँ पर ये सब होता है, ठीक है। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में 5वें नंबर पर फ्रांस आता है। फ्रांस में 35 से 40 मिलियन टन जो है उत्पादन होता है, खास करके जो पेरिस वाला जो पेरिस नदी है उसी का जो बेसिन, उसी का जो इलाका है वही इलाकों में नदी के होता है। चीन केवल उत्पादन में प्रथम है, बल्कि घरेलू उपयोग में भी अग्रणी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, जहाँ कहाँ पर होता है, समशीतोष्ण कटिबंध में होता है। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु ठंडी, सर्दी व गर्म और शुष्क फसल कटाई का समय होता है। जहाँ पर गेहूं कटाई कब होती है, गर्मी के महीने में, जैसे चैत बैसाख में गेहूं कटाता है और दिसंबर में गेहूं बोए जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। अगला प्रश्न आ चुका है, धान की बुआई की विधियां हैं। धान की बुआई जो है हल चला करके, बीज छिड़क करके, रोपण विधि, कई विधियों के द्वारा हम करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हालांकि अपने यहाँ पर कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, रोपण विधि। रोपण माने क्या होता है, पहले हम बीज को एक खेत में बढ़िया से क्यारी में बो देते हैं पानी भर करके, फिर उसमें जब बीज थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है फिर उसको उखाड़ते हैं। उसको उखाड़ने के बाद में फिर जा करके हम दो दो तीन तीन धान की जो बीज होते हैं उसको हम लोग रोपते हैं, यानी कि उसी पानी में बढ़िया कदई करते हैं, उसमें हम जो है फिर उसमें रोपते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो कब प्रस्तुत किया बेटा, 1826 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, वान थ्यूनेन ने केंद्रीय नगर के चारों ओर विकसित होने वाली कितनी मुख्य पेटियां बताई हैं। तो केंद्रीय नगर के चारों ओर जो है कितनी पेटियां बताई हैं वान थ्यूनेन साहब ने, कितनी बताई बेटा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, 6 पेटियां बताई हैं। अगला क्वेश्चन से, वान थ्यूनेन के अनुसार कौन सी पेटी पशुपालन उद्योग से संबंधित है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वान थ्यूनेन के अनुसार कौन सी पेटी पशुपालन उद्योग से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 45 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, डी ऑप्शन। छठी पेटी जो होती है पशुपालन होता है छठी पेटी में, ठीक है। प्रथम पेटी में दुग्ध उत्पादन हो गया या बगाती के जो है चीजें हो गई, क्योंकि जो है तुरंत नगरों 6 पेटियां जो है होती है बेसिकली, तो नगरों के जो सबसे बगल होता है एरिया, वहां पर दूध उत्पादन हो गया, बागवाती फसलें हो गई, मार्केट के लिए जो बेचने वाली होती है, ताकि तुरंत उसको मार्केट में पहुंचा दिया जाए। तो मार्केट के यानी मान लेते हैं ये शहर है, समझे, पेटी क्या बताइए, जैसे मान लेते हैं केंद्रीय नगर है, इसके पहली पेटी जो होती है वहाँ पर क्या बोया जाएगा, यहाँ पर क्या बोया जाएगा, यहाँ पर जो खेती होगी बेटा इस इलाके में वो खेती होगी, दूध उत्पादन होगा, जो जल्दी नष्ट होने वाली फसलें होंगी वो बोई जाएंगी। फिर इसकी अगली पेटी जो होगी द्वितीय पेटी में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय पेटी में जैसे ईंधन वगैरह हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब, ठीक है, जो शहर को जाती हैं। तृतीय पेटी जो होती है उसमें क्या बोया जाएगा, तीसरी पेटी में बोया जाएगा धान, सॉरी, घना अनाज उत्पादन होगा, धान, गेहूँ, जौ, ये सब बोया जाएगा। चौथी पेटी में क्या बोया जाएगा, चौथी पेटी में आप देखेंगे तो चारागाह पशुपालन वाला एरिया होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर और शहर से जैसे दूर जाएंगे तो उसके बाद में क्या बोया जाएगा, तो वहाँ पर फिर और अनाज बोया जाएगा खूब दूर दूर पर, बड़ी भूमि पर, यंत्र के माध्यम से कृषि होगी खूब लंबे लंबे, ठीक है। फिर उसके बाद में छठी पेटी में क्या होता है, जो है अवनत भूमि या सिंचित क्षेत्र बहुत कम वाले एरिया में होता है। तो बेसिकली जो पशुपालन होता है वो भी आप देखते हैं चतुर्थ पेटी में हो सकता है या फिर छठी पेटी में, इनमें से किसी में हो सकता है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत में कितने प्रकार का कहवा उत्पादन हुआ। पशुपालन बेसिकली चौथी पेटी में होता है, चारागाह और पशुपालन चतुर्थ पेटी लगा दीजिएगा, चतुर्थ पेटी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथी पेटी में, ठीक है। किस पेटी में बेटा, चौथे पेटी में। और छठी पेटी में तो एकदम से जो है खुला मैदान वगैरह हो जाता है, दूरी हो जाता है वो सब चीज़ें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का। 45 का राइट आंसर क्या कौन लगाएगा, आप चौथी पेटी अब लगा दी, चतुर्थ पेटी में पशुपालन होता है खूब दबा करके, ठीक है, उद्योग के रूप में। 45 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का। 45 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन सच का 46 नंबर, भारत में कितने प्रकार का कहवा उत्पन्न किया जाता है। भारत में कितने प्रकार का कहवा उत्पन्न किया जाता है, तो ए यानी 2 प्रकार का,
अगला प्रश्न, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत कहाँ के अनुभव पर आधारित है? तो 47 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ के आधार पर आधारित है बेटा? ये आधारित है बी ऑप्शन, जर्मनी की कृषि फार्म के आधार पर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न, वान थ्यूनेन के अनुसार आर्थिक लाभ का परिकलन किस सूत्र से किया जाता है? तो आर्थिक सूत्र का जो परिकलन किया जाता है वो किया जाता है किस सूत्र से? यल बराबर वाई ब्रैकेट में पी माइनस सी माइनस वाई पी गुणे एफ। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न, उद्योगों को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? उद्योगों को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? तो 4 वर्गों में बांट सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न आ चुका है, बी निर्माण उद्योग में शामिल है। बी निर्माण उद्योग में क्या शामिल है? लौह इस्पात उद्योग जो होता है बी निर्माण उद्योग में शामिल होता है। 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कच्चा माल, परिवहन, शक्ति के साधन, ये सब जो होते हैं प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर, कृषि पर आधारित उद्योग में शामिल है। कृषि पर आधारित उद्योग इनमें से कौन सा? जूट उद्योग जो होता है वो कृषि उद्योग से संबंधित है। 52 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लौह इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो लौह उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर, भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताएं। जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, विश्व की बृहत सूती वस्त्र उत्पादक देश। बृहत सूती वस्त्र उत्पादक देश जो है कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, चाइना जो है वो सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है। जमशेदपुर कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। उसका नाम क्या था? टिस्को नाम की कंपनी स्थापित की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं इसको। ठीक है। जमशेद जी टाटा के नेतृत्व में हुआ था। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी झारखंड जिले में। ठीक है। सिंहभूमि जिले में सुवर्ण रेखा नदी के तट पर जो है स्थापना हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। टिस्को जमशेदपुर में है। टिस्को के बाद में फिर आता है जो है बर्नपुर पश्चिम बंगाल में 1918 में स्थापित हुआ। भिलाई संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में 1959 में। राउरकेला इस्पात 1959 में जर्मनी में, मतलब जर्मनी के जो है उससे किया गया था सहयोग से। ठीक है। जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया। दुर्गा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से 1962 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 56 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैनचेस्टर जो है कहाँ का शहर है? इंग्लैंड का शहर है, जहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में वस्त्र उत्पादन होता है, इसीलिए मैनचेस्टर अहमदाबाद को भी कहा जाता है भारत का। पूरब का बोस्टन किसे कहते हैं? बताएं। पूरब का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूरब का बोस्टन 57 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूरब का बोस्टन, पूरब का बोस्टन का किसको कहा जाता है? पूरब का बोस्टन किसे कहते हैं? 53 नंबर, सॉरी 57 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद, पूरब गुजरात के अहमदाबाद को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूरब का जो है वो कहा जाता है क्योंकि विशेष करके टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, और ये भी एक प्रकार से बोस्टन सिटी भी इसी के लिए प्रसिद्ध थी, इसीलिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? उत्तरी भारत का कानपुर। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का भी। अगला क्वेश्चन आ चुका 60 नंबर देखेंगे, बेबर के ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था? बेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो कब किया था बेटा? 1909 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न है, थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है बेबर ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न, परिवहन के सभी साधनों में सबसे सस्ता साधन, परिवहन के सभी साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? 62 नंबर का ए ऑप्शन जल परिवहन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जल परिवहन में बहुत कम पैसे में आप व्यापार कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, यूरोप में आंतरिक जलमार्ग की नदियों में शामिल है। यूरोप में आंतरिक जलमार्ग की नदियों में कौन सी नदी शामिल है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीन नदी, डेन्यूब, राइन, ये तीनों नदियां शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर, गंगा नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? गंगा नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? 64 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला क्वेश्चन आ चुका है 65 नंबर, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 65, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बी ऑप्शन 1869 में इसकी स्थापना हुई थी सुएज नहर की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
सुएज नहर की स्थापना कब हुई और सुएज नहर के बारे में बताएं खूब बढ़िया से। सुएज नहर, कौन कौन जानता है सुएज नहर के बारे में? सुएज नहर, सुएज सुएज, बताएं। बताएं फटाफट, सुएज नहर के बारे में बताएं। मिस्र में सुएज नहर जो है स्थित है। इसका जो है निर्माण जो शुरू हुआ था 1869 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। 1869 में बेसिकली 1859 में पूरा शुरू हुआ, 1869 में जाकर के पूरा हुआ था सुएज नहर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर। ठीक है, 193 किलोमीटर की लंबाई है। चौड़ाई लगभग में 205 मीटर के आसपास है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये 17 नवंबर 1869 को शुरू हो चुकी थी ये नदी। इसमें जो है व्यापारिक मार्ग से शुरू हो चुकी थी। दो समुद्रों को जोड़ता है, भूमध्य सागर, उत्तर में भूमध्य सागर है। ठीक है, तो भूमध्य सागर को और किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, लाल सागर जो दक्षिण में हिंद महासागर, तो वहां से जुड़ता है। सुएज नहर ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो। 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या पूछा गया आपसे? भूमध्य सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर ही जोड़ती है। 66 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सुएज नहर। अगला क्वेश्चन आ चुका है 67 नंबर। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई बेटा वैसे 193 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर 193 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? 67 का बिल्कुल राइट आंसर आप लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन। 165 किलोमीटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 165 फिर बाद में बढ़ी है इसकी लंबाई। अगला प्रश्न, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है? फटाफट से आप बताएंगे। तो ये जोड़ती है आपकी पनामा, पनामा नहर। 68 नंबर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? पनामा नहर की बात की है तो पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। लंबाई कम से कम 82 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 82 किलोमीटर लंबाई। तो 70 नंबर क्वेश्चन आप देखें एक बार, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो 70 किलोमीटर। एक मिनट, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हाँ ठीक है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? पनामा नहर का निर्माण 1904 से 1914 के बीच के आसपास माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बिल्कुल 1914। 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, 1914 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। अमेरिका ने इसको बनवाया था, और विश्व व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा जो है इसमें फायदा हुआ, चूंकि आप देखते हैं पनामा नहर के कारण से अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर का जल प्रशांत महासागर के पनामा की खाड़ी से सीधे जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है बहुत लंबी दूरी तय करने से व्यापारी लोग बच जाते हैं, और तुरंत जो है व्यापार अमेरिका के दोनों छोरों पे बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर की है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आप सभी को पता होगा। बिल्कुल, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में पड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो होता है रूस में है, मास्को से शुरू होकर के, और ये एक प्रकार से कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कुल मिलाकर के लंबाई 9,289 किलोमीटर के आसपास है। कितनी लंबाई बेटा? 9,289 किलोमीटर की लंबाई जो है तय करता है रेल मार्ग। यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है। इसका निर्माण शुरू हुआ था 1891 में, और 1916 में जाकर के पूरा हुआ था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, ये प्रमुख औद्योगिक नगरों को और बंदरगाहों को जोड़ता है रेल मार्ग, और बहुत ही फेमस रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई बताएं फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर गलत ऑप्शन ही गलत दिया गया है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 72 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे गलत दिया हुआ है। यहाँ पर सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई, सुएज नहर की लंबाई कितनी है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। 120 मील या 193 किलोमीटर। तो यहाँ पर है नहीं, तो 190 यहाँ पर मीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई बताए, चौड़ाई पूछी गई है। चौड़ाई कितनी है बताएं। सुएज नहर की चौड़ाई 90 मीटर यहाँ पर बताई गई है। 90 मीटर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सुएज नहर की चौड़ाई जो है 90 मीटर के आसपास बताई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका। WTO का पूरा नाम है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73 नंबर का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 74 नंबर देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन WTO को ही विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसका गठन हुआ था कब बेटा? 10 मार्च 1993 में। ठीक है, WTO का गठन कब हुआ? मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO का मुख्यालय 75 नंबर करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल ए ऑप्शन, जिनेवा में स्थित है WTO का मुख्यालय। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को WTO का जो संगठन है वो तो 1995 में WTO का बना। उससे पहले गैट की जो स्थापना हो चुकी थी, तो विश्व व्यापार संगठन जो गैट कहते हैं उसकी स्थापना 10 मार्च की डेट को ही हो चुकी थी। ठीक है, WTO का संगठन का गठन कब हुआ था? 10 मार्च 1993 को हुआ था। एक जनवरी 1995 में को हुआ था WTO का, 1 जनवरी 1995। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया तो इसको हटा दीजिएगा थोड़ा सा। विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, हालांकि गैट की स्थापना के बारे में मेरे हिसाब से जानकारी दे रहा होगा। ठीक है, WTO की स्थापना गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड की जगह हुई थी, ताकि विश्व व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसकी स्थापना जो हुई थी बेटा वो 1 जनवरी 1995 को जो है आपको मिलता है कि 1 जनवरी को हुई थी। बताइए, बिल्कुल 1 जनवरी 1995 ही राइट आंसर है बेटा। 1 जनवरी 1995 को ही इसकी स्थापना हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितनी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो 1 जनवरी 1995 कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 जनवरी 1995 लगा दीजिए, ये गलत हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 दिया है तो 1 जनवरी लगा लीजिएगा। तो 74 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 74 नंबर का आपका डी लगा दीजिएगा। ठीक है, चले, तो इसका थोड़ा सा ऑप्शन गलत है बेटा। गैट की स्थापना जब हुई थी, गैट की स्थापना कब हुई थी? GATT। गैट की स्थापना हुई थी जो है 1 जनवरी 1948 से शुरू हो चुका था काम, और 30 अक्टूबर 1947 को गैट पर समझौता हुआ GATT पर। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो है एक जो है जुलाई की डेट है 1995 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, 1 जनवरी 1995 जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1 जनवरी लिख लीजिएगा। WTO 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन में थोड़ा गलत दिया हुआ है। WTO का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड की जो है स्थित है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है, वहीं पर स्थित है। प्रश्न है, वर्तमान में WTO में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में WTO के सदस्य देश, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं इसमें? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, वर्तमान में WTO के सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, 164 देश या 162 देश बेसिकली अब बचे हुए हैं। 164 चूंकि ऑप्शन में लगा दीजिएगा, यही 164। ठीक है, 166 कभी होते हैं, फिर कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, इस तरीके से चलता रहता है इसका सिस्टम। अगला क्वेश्चन आ चुका 77 नंबर। 1 जनवरी 1995 को कार्य करना शुरू किया था किसने? WTO ने। ऑप्शन नंबर इसका 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब देखो वही चीज थोड़ा ऑप्शन में इसमें मिसप्रिंट हो गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर और संगठन दिए हैं जैसे कि आपके और WHO, नाटो और गैट, इन सभी की स्थापना कब हुई? बताएं। WHO का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO कहा जाता है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये बात है। गैट आप जानते हैं, गैट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। गैट क्या होता है बेटा? गैट जो होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड होता है। ठीक है, 30 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना होती है और कार्य करना शुरू होता है 1 जनवरी 1948 को। WTO तो आप जानते ही हैं,
नाटो तो एक सैन्य संगठन है, होता है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। 12 देश शुरुआत में शामिल थे, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ये सब शामिल थे। ठीक है, तो ये सब देश शामिल थे। इस तरीके से सिस्टम आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 78 नंबर पर से, विदेशी व्यापार के प्रवेश द्वार। विदेशी व्यापार के प्रवेश द्वार कौन से हैं? पत्तन। पत्तन माने क्या होता है? बंदरगाह। तो वहीं से विदेशी व्यापार होता था। 78 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओपेक के सदस्य देश। ओपेक में कितने देश हैं बताएं? ओपेक, ओपेक देश के सदस्य, ओपेक ओपेक देश में कितने सदस्य हैं बेटा? बताएं। 78 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर, 78 नंबर का बी, नहीं 79 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपेक कंट्रीज की अगर बात की जाए, ओपेक कंट्रीज में जैसे तमाम सारे देश शामिल हैं ओपेक में। ठीक है, ओपेक में जैसे अल्जीरिया है, कांगो है, तमाम सारे देश शामिल हैं। ये बात आप ध्यान, अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, ये सब देश जो है इसमें शामिल हैं। ओपेक, ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया, दोनों स्थानों पर है। वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओपेक की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसी को ओपेक कहते हैं, जहाँ से पेट्रोल वगैरह बेचा जाता है। यानी ऐसे देश जो पेट्रोल वगैरह बेचते हैं, तो मिस्र, बहरीन, ईरान, ये सारे देश से 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सारे देश ओपेक कंट्रीज में शामिल हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब देश ऐसे देश हैं जो कि पेट्रोलियम को बेचते हैं, पेट्रोल को बेचते हैं। 80 नंबर प्रश्न आ चुका, तकनीकी सुधार का प्रमुख साधन है। तकनीकी सुधार का प्रमुख साधन इनमें से कौन सा है? 80 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, विदेशी व्यापार। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, पेट्रोलियम निर्यातक से संबंधित विदेशी संगठन। पेट्रोल जो बेचते हैं, निर्यात माने तो बेचना, ऐसे देश जो पेट्रोल को बेचने वाले हैं उनका नाम है ओपेक। ओपेक संगठन वही होता है जो कि बेचता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 82 नंबर, विश्व में सर्वाधिक चाय का आयात कौन सा देश करता है, यानी चाय को खरीदता कौन सा देश है? बिल्कुल सी ऑप्शन, ब्रिटेन जो है। अगला क्वेश्चन आ चुका, व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो व्यापार जो होता है बेटा वो जो है 3 प्रकार का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या? डब्ल्यूटीओ का पूर्व नाम, यानी डब्ल्यूटीओ को पहले, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले क्या कहते थे? पहले गैट कहते थे। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैट का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है? गैट का आपका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है बेटा? गैट का फुल फॉर्म होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ईयू का मतलब जानते हैं? यूरोपियन यूनियन को ईयू कहते हैं। इनकी एक ही मुद्रा चलती है यूरोपीय कंट्रीज की। आसियान का निर्माण कब हुआ था? आसियान का निर्माण कब हुआ था? इसके देश कितने हैं? स्थापना कब हुई? आसियान का निर्माण कब हुआ था बताइए। आसियान भी देशों का संगठन है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को आसियान कहते हैं। एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए जोड़ा गया है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती, बैंकॉक थाईलैंड में। शुरुआती देशों में 5 देश शामिल थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और अब आप जाकर के 10 देश इसमें शामिल हो गए हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब देश शामिल हैं। ठीक है, बाद में ब्रुनेई 1984 में शामिल हुआ, वियतनाम 1995 में, लाओस 1997 में, म्यांमार 1997 में, 1999 में कंबोडिया जाकर के शामिल हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे। आसियान कंट्रीज है जो दक्षिण भारत, जो भारत के बेसिकली आप देखते हैं साउथ ईस्ट नेशन है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उन्हीं को कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आसियान का निर्माण कब हुआ? 85, 85 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1967 डेट कब है? 8 अगस्त की। अगला क्वेश्चन आ चुका है 86 नंबर, भारत में डंकल प्रभाव पर कब अपनी स्वीकृति दे दी थी? भारत ने डंकल प्रस्ताव पर कब अपनी स्वीकृति दे दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिसंबर 1993 को। 87 नंबर प्रश्न, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया गया है किसके द्वारा? वैश्वीकरण के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा किस देश की है? वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो अपने भारत देश की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। 89 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था, तृतीय विश्व पर कर्ज का बोझ, सूचना क्रांति का विस्तार। इन सभी वजह से आप देखते हैं, इन सभी वजहों से जो है प्रभावित होता है वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होती है? प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि किसके द्वारा होती है? 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, भूमंडलीकरण के द्वारा, वैश्वीकरण के द्वारा। 91 नंबर, वैश्वीकरण से संबंधित है इनमें से, वैश्वीकरण से संबंधित में से कौन सा है? भी देखें, एफ डी आई, एफ पी आई, एफ आई सब सम्मिलित हैं। ठीक है, वैश्वीकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए है एफ डी आई, ऑप्शन बी है एफ पी आई, ऑप्शन सी है एफ आई। करेक्ट आंसर क्या होगा?
बताएं। वैश्वीकरण से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है वैश्वीकरण से संबंधित कौन सा है? एफडीआई, एफपीआई, एफआई या फिर ये सभी? वैश्वीकरण से संबंधित अगर बात की जाए तो एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआई करेक्ट आंसर, इस एफडीआई का पूरा नाम, ये सभी शामिल हैं। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है? ए ऑप्शन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो बोलते हैं एफडीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला 93 नंबर, भारत में नई व्यापार नीति को जन्म दिया। भारत में नई व्यापार नीति को किसने जन्म दिया? 93 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भूमंडलीकरण ने जन्म दिया इसको। किसने जन्म दिया बेटा? भूमंडलीकरण ने, वैश्वीकरण ने। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, विकसित देश भूमंडलीकरण में कितने घटकों को सम्मिलित करते हैं? तो कितने घटकों को? बी ऑप्शन यानी कि 3 घटकों को सम्मिलित करते हैं। 95 नंबर, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, निर्यात में वृद्धि हुई है, व्यापार में वृद्धि हुई, आयात में भी वृद्धि हुई है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किसके द्वारा परिवहन और संचार की लागत में कमी हुई है? वैश्वीकरण के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 96 नंबर का। ठीक है, 96, वैसे निजीकरण के द्वारा, उदारीकरण के द्वारा, इन सभी के द्वारा हुई है, डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नई औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? भारत में नई औद्योगिक नीति जो अपनाई गई है 1991 में अपनाई गई, बी ऑप्शन। 98 नंबर, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ मिला है किसको? वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ मिला विकसित देशों को, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण ने विश्व शक्ति बनाया है, वैश्वीकरण ने विश्व शक्ति किसको बना दिया है? बिल्कुल अमेरिका को बना दिया है। 99 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका को। लास्ट क्वेश्चन आपका है, विकासशील देश का उदाहरण है। विकासशील देश अपना जो है भारत विकासशील देश है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी आंसर की भी साथ में मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको अगर ग्रुप में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको जोड़ दिया जाएगा। आप एसएमएस कीजिएगा 9161 93 60 62 पर, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम और सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेज जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलने वाला है मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोगों ने समझा, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही और भी चीज़ें आपके लिए लगातार मैं लाता रहूँगा। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का भी आने वाला, जिसमें आपको पढ़ना है। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है आपको पढ़ना होता है जियोग्राफी में, इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो हमारी जो 4th सेमेस्टर वाली वीडियो है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4th सेमेस्टर वाली वीडियोज़ को देखें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपके विश्वविद्यालय में 3rd सेमेस्टर में आएंगी, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। अब पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की है तो यहाँ पर जो है टीडीओ में ही आपको पढ़ना पड़ता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट की अगर बात की तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट मैं आपको बताऊंगा, मैं भी उसकी लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट का। जैसे आप जिसको 3rd सेमेस्टर में, तो उसका भी मॉडल पेपर आने वाला है, तो परेशान मत होइएगा, उसके लिए बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो उसका भी लेक्चर आपके लिए आने वाला है, बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।